नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे देश से सरोकार रखती है, जो सीधे आपसे सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली, आपसे हमसे सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ ही जनमत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उस खबर की तरफ आपको लिए चलना चाहते हैं जिस खबर ने आपसे कुछ समय पहले ही देश ही नहीं दुनिया को दहला दिया था। दरअसल गुजरात के कर्णावती में 12 जून को हुआ विमान हादसा अभी तक हमारे जहन में जीवंत है। वो तस्वीरें अभी तक हमारे सामने हमारी आत्मा को झकझोर देती है। 12 जून को दिल दहला देने वाले विमान हादसे ने न केवल देश को शोक में डुबो दिया था, बल्कि भारतीय विमानन क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े किए थे। एयर इंडिया ने संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी PAC इसके सामने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस रिपोर्ट में ड्रीम लाइनर विमान को सबसे सुरक्षित विमानों में से एक बताया गया, ये कहते हुए कि वर्तमान में दुनिया भर में 1000 से ज्यादा ड्रीम लाइनर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ये बयान तब आया जब 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने कर्णावती से उड़ान भरने के कुछ देर के बाद ही, कुछ सेकंड्स के बाद ही एक मेडिकल हॉस्टल से टकराकर वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, भीषण दुर्घटना का शिकार हो गया था, जिसमें कुल 260 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें से 242 लोग विमान में शामिल थे। एक शख्स की जान बच पाई थी। 241 लोगों ने जान गंवाई थी, जिसमें विमान का क्रू भी शामिल था। और अगर हॉस्टल पर, जिस मेडिकल हॉस्टल से यह विमान टकराया था, अगर वहां की कैजुअलिटीज को जोड़ दिया जाए तो कुल मौतें 260 थी। कंपनी का बचाव निश्चित रूप से उस समय आया जब PAC की बैठक में विमानन सुरक्षा चूक और जवाबदेही पर कड़ी बहस हो रही थी। एयर इंडिया ने कहा कि इस दुर्घटना से कंपनी बेहद चिंतित है और वो आधिकारिक जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच सवाल उठता है कि अगर ये विमान इतना सुरक्षित था तो फिर इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हो गई? क्या हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर पूरी तरह से भरोसा करना चाहिए जब तक कि जांच रिपोर्ट सामने ना आ जाए? PAC की बैठक में सांसदों ने सिर्फ ड्रीमलाइनर की सुरक्षा पर ही नहीं, बल्कि पूरे विमानन क्षेत्र की सुरक्षा प्रोटोकॉल पर सवाल उठा दिए हैं। सांसदों ने DGCA की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं और BCAS से तत्काल देश भर के एयरपोर्ट्स की सुरक्षा जांच की मांग की है। इसके अलावा सवाल यह भी उठाया गया कि दुर्घटना जांच समिति में विदेशी एविएशन एक्सपर्ट्स को क्यों नहीं शामिल किया गया और क्या उनकी राय इस मामले में ली गई थी? इस बीच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सौंप दी है। यह जांच अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB के साथ मिलकर की जा रही है और हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त विमान से ब्लैक बॉक्स भी बरामद किए गए हैं जो जांच को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अब जब PAC की बैठक खत्म हो चुकी है तो सवाल ये उठता है कि एयर इंडिया का बचाव क्या केवल एक सामान्य प्रक्रिया थी या इसका उद्देश्य विमानन क्षेत्र की गंभीर खामियों को ढकने का प्रयास था? सवाल यह भी है कि जब इतना बड़ा हादसा हो चुका है तो क्या हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था और जवाबदेही पर संतुष्ट हो सकते हैं या फिर इस हादसे को सिर्फ एक हादसा मानकर आगे बढ़ जाना चाहिए? ये एक बेहद गंभीर सवाल है और अब जब जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि ये तय हो सके कि विमानन सुरक्षा के क्षेत्र में
क्या सुधार की आवश्यकता है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसलिए इस खबर पर विश्लेषण और आकलन हर किसी को करने की जरूरत है कि क्या वाकई ड्रीमलाइनर सीरीज को एयर इंडिया की सबसे सुरक्षित सीरीज मानी जाए। अब क्योंकि ये रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी गई है, आगे इस रिपोर्ट पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर हमारी नजर जरूर बनी रहेगी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर की तरफ अभी आपको लिए चलना चाहते हैं। बेहद खास खबर है ये। एफएटीएफ की रिपोर्ट आ चुकी है। एफएटीएफ की रिपोर्ट में भारत में हुए 2 बड़े हमले का जिक्र किया गया है। पुलवामा हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। गोरखनाथ मंदिर हमले को लेकर भी एफएटीएफ का बड़ा खुलासा है। खुलासा यह है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से विस्फोटक खरीदे गए। एफएटीएफ की तरफ से यह बड़ा खुलासा हुआ है कि पुलवामा अटैक और गोरखनाथ मंदिर पर जो अटैक हुआ उसके लिए विस्फोटक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदे गए थे। एफएटीएफ आतंकियों ने एल्यूमिनियम पाउडर मंगाया था। एफएटीएफ ने बताया कि आतंकियों ने एल्यूमिनियम पाउडर मंगाया था और आतंकियों ने इसके लिए बाकायदा पेपाल से भुगतान भी किया था। यह ई कॉमर्स का टेरर फंडिंग में उपयोग कितना ज्यादा खतरनाक है, इसका अंदाजा इस रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। बड़ा खुलासा एफएटीएफ की तरफ से हुआ है। ई कॉमर्स अमेजॉन की बात आ रही है यहाँ पर कि अमेजॉन से यह विस्फोटक मंगाया गया और इसके बाद पेपाल से इसका भुगतान किया गया। आतंकियों को हथियार पैसा दे रहे हैं कुछ देश, ये भी एफएटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजॉन से खरीदा गया था। यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपके सामने हम टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। दुनिया भर में आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ही अपनी रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा किया है। दावा इस बात का कि यूपी के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पर 2022 में जो हमला हुआ था उस हमले के लिए और पुलवामा अटैक के लिए जो एक्सप्लोजन्स मंगाए गए थे वो ई कॉमर्स कंपनी से मंगाए गए थे। ई प्लेटफॉर्म यानी अमेजॉन का इसमें नाम आ रहा है। अमेजॉन से आतंकियों ने ये एक्सप्लोजन्स मंगाए थे और इसके लिए बाकायदा आतंकियों ने पेपाल से भुगतान भी किया था। हमलावर आतंकी को ऑनलाइन मनी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म पेपाल के जरिए पैसे दिए गए थे। इन दोनों मामलों को उदाहरण के तौर पर पेश करते हुए संगठन ने आगाह किया है कि ई कॉमर्स और डिजिटल भुगतान सेवाएं अगर गलत हाथों में जाएं तो वो आतंक को बढ़ावा देने का माध्यम बन सकती है। एफएटीएफ की यह रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली है, जिसमें एफएटीएफ की इस रिपोर्ट का नाम कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क है। जो रिपोर्ट सामने रखी गई है कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क, जिसमें इस बात का खुलासा किया गया है। 131 पेज की यह रिपोर्ट बताई जा रही है कि कैसे आतंकवाद की फंडिंग के तरीके बदल रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आतंकी संगठन अब पारंपरिक फंडिंग तरीकों के साथ साथ डिजिटल माध्यम से भी पेमेंट कर रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट, गेमिंग प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और ई कॉमर्स साइट्स का आतंकियों की तरफ से इस्तेमाल हो रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आतंकवाद से जुड़ी फंडिंग की रणनीतियां एक जैसी नहीं होती, बल्कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिस्थिति के अनुसार होती है। और इस तरह से यह बड़ा खुलासा, बेहद चौंकाने वाला यह खुलासा है, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनी अगर अमेजॉन की बात करें तो इसका नाम आना और पेपाल के जरिए इसका भुगतान करना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। और फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर वेद भूषण जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। वेद जी, बहुत स्वागत है आपका। ये एफएटीएफ की जो रिपोर्ट आई है, बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि एक्सप्लोजन्स मंगाए गए, वो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन का इसमें नाम आ रहा है और इसके लिए बाकायदा
पेमेंट भी की गई, ऑनलाइन पेमेंट की गई, ये कितना बड़ा खतरा बन गया है? देखिए लावली जी, अब वो समय चला गया है, बिल्कुल वक्त बदल गया है। अब आज की डेट में तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यदि आपको पिज्जा भी मंगाना है घर पे खाने के लिए तो सब ऑनलाइन मिलता है। उसी तरह से इन तमाम चीजों का मिसयूज कहें, यूज कहें या गलत इस्तेमाल कहें, इन तमाम जो देश के खिलाफ जो गद्दार लोग हैं उन्होंने इसका भरपूर इस्तेमाल किया है। चाहे वो पैसा टर्की से आता है, चाहे मिडिल ईस्ट से आता है, पाकिस्तान से आता है, इस तरह की तमाम एजेंसीज हिंदुस्तान के अंदर पूरी तरह एक्टिव हैं जो पैसे का आदान प्रदान करती हैं। बल्कि अभी ये रिपोर्ट की शुरुआत है। इतना बड़ी मात्रा के अंदर पैसा हिंदुस्तान के अंदर इन तमाम चैनल के माध्यम से आता है। जो प्लेटफॉर्म दुनिया भर के, अमेजोन जिसका नाम ले रही है, अमेजोन तो केवल एक कंपनी है और बहुत से प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं। भारत सरकार को कान तक खबर नहीं आती कि कितना पैसा कहां चला गया। तमाम बैंक्स और तमाम बैंकिंग एजेंसीज को भूल जाइए। आज की डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो पुराने टाइम में आंगड़िए होते थे, जो चांदनी चौक, दिल्ली और तमाम जगह से ऑपरेट करते थे, आज की डेट में वो बिल्कुल तमाम पिक्चर बदल गई है अक्रॉस वर्ल्ड। आप छोड़ दीजिए पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के अंदर आज आपको सैकड़ों करोड़ रुपया कहीं ट्रांसफर करना हो, चाहे वो उग्रवाद के लिए इस्तेमाल किया जाए, चाहे और किसी मिसयूज के लिए किया जाए, वो करना इतना ही आसान है। सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि दुनिया अगर डिजिटल हो रही है, अगर ये कहा जा रहा है कि अब पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो रही है, तो इस डिजिटल दुनिया में आतंक भी अपना एक जगह बनाता हुआ नजर आ रहा है। आतंकियों ने भी अपनी जगह बना ली है, जो वाकई एक बहुत खतरनाक रूप ले रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी हमारे साथ आप जुड़े रहिए, और इस बीच हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। रजत, ये बहुत बड़ा खुलासा है एफएटीएफ का। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में भी जो अटैक हुआ उसमें भी एक्सप्लोजन्स मंगाए गए इसी अमेजोन से और पेपाल से अगर इसका भुगतान किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि डिजिटल दुनिया केवल आसान नहीं बना रही है लोगों को, उनके जीवन को, बल्कि उनके जीवन को खतरे में भी डाल रही है। रजत, गोरखनाथ मंदिर के ऊपर ये पूरा हमला हुआ था और उस समय मुर्तजा जिसने ये हमला किया था गोरखनाथ मंदिर के ऊपर, एक दराती से उसने वहां पर जो लोग आए थे उसके ऊपर हमला किया था और उसमें एक सिपाही भी घायल हुआ था। उसमें इसकी खूब वाइटल इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मैटर की हुई थी। अब ये रिपोर्ट जो साबित कर रही है, ये साफ तौर पर तकरीबन 6,70,000 रुपए का जो भुगतान मुर्तजा को हुआ था वो पेपाल के थ्रू हुआ। तो ये जो पेमेंट गेटवे हैं ये एक समस्या जरूर बन रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा है जो इसका मिसयूज कर रहा है और उस मिसयूज को रोकने के लिए ही इस तरीके की रिपोर्ट्स, जो रेमेडीज इन रिपोर्ट्स के माध्यम से बताई जाएंगी, निश्चित तौर पर वही इसके रेमेडीज के तौर पर इस्तेमाल भी होंगी। इनकी काट क्या हो सकती है, किस तरीके से इनको मॉनिटर किया जाए, क्योंकि ये बात सही है कि अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन पर डे पूरे देश में हो रहा है, अलग अलग हिस्सों से हो रहा है। उसमें उन ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना जो गलत ट्रांजैक्शंस हैं, किस तरीके से उनको मॉनिटर किया जाए, इसके लिए क्या वॉच विंडो हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर भारत सरकार को निश्चित तौर पर काम करना पड़ेगा। और क्योंकि कौन सा पैसा कहाँ और किस प्रयोजन में लगाया जा रहा है, ये मॉनिटर करना ये अपने आप में एक चैलेंज भी है, लेकिन इस चैलेंज को निश्चित तौर पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स को रोका जा सकता है और उनको इमीडिएटली मॉनिटर किया जा सकता है, ताकि उन सारी चीजों को जो होने वाली गतिविधियां हैं उन तक पहुंचा जा सके या उनको रोका जा सके। तो फिलहाल ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये उस समय भी 2022 में भी की गई थी, जिस समय हमला हुआ था उस समय भी ये सारे इन्वेस्टिगेशन एटीएस ने किए थे। एक एक जड़ तक एटीएस उस समय भी पहुंचा था। उसमें भी मुर्तजा ने ये सारी चीजें कबूली थी कि उसको ऑनलाइन पेमेंट हुआ है। तो वही सारी चीजें अब इस रिपोर्ट में सामने लिखी गई है, सामने लाई गई है और उसके आधार पर ही ये एक मॉनिटरिंग सेल उस समय बनाया गया था जो ये देखता था कि जो बड़े ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो बड़े ट्रांजेक्शन्स कौन कौन से हैं और उनके अलर्ट लोगों को मिले कि इस तरीके से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो तमाम सारे जो मेजरमेंट्स हैं, ये प्रिकॉशंस हैं, ये उस समय बरतने की जो प्रयास थे वो जरूर किए गए थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है, बहुत सारे करेक्शंस की आवश्यकता है और वो करेक्शन निश्चित तौर पर इन रिपोर्ट्स के माध्यम से जो एक प्रिकॉशनरी स्टेप्स बताए जा रहे हैं, मेजरमेंट्स बताए जा रहे हैं, उनको इस्तेमाल करके ले आई जा सकती है, जिससे बिल्कुल बहुत सारे करेक्शंस की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की बात आई, जैसे वेदभूषण जी कह भी रहे हैं कि अभी तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। ऐसे बहुत सारे ऐसे आपने भी कहा पेमेंट गेटवे हैं जिनका इस्तेमाल ये आतंकी कर सकते हैं, यानी स्क्रूटनी करनी अभी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है।
चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है रजत, मैं रोकती हूँ आपको जरा सा थोड़ी देर के लिए। बस एक और बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गोरखनाथ मंदिर हमलावर को पेपाल से फंडिंग की गई थी, ये अभी हम आपके सामने क्रैक कर रहे हैं। ये खबर एफएटीएफ रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, पेपाल से पेमेंट हुआ है और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। लगातार ये बताया जा रहा है, रजत भी अभी बता रहे थे कि मुर्तजा अब्बासी को 6 लाख से ज्यादा का जो पेमेंट किया गया था उसके लिए पेपाल का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा कई ऐसे प्लेटफॉर्म है। इसी ब्रेकिंग न्यूज के साथ रजत आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि एक गेटवे नहीं है, पेमेंट के लिए बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनको स्क्रूटनाइज करना जरूरी है। रजत, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि पेमेंट गेटवे का प्रयोग सिर्फ आतंकी गतिविधियों को करने में नहीं हो रहा, इसके साथ साथ तमाम ऐसी और इलीगल एक्टिविटीज हैं जिनमें इस तरीके के पेमेंट गेटवे का धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है और उनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही। अभी लेटेस्ट जो पूरा मामला पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, उत्तर प्रदेश के ही बलरामपुर इलाके का, जहां पे छांगुर पीर को पकड़ा गया है, उसके भी बड़े ट्रांजेक्शन जो है वो पेमेंट गेटवे के माध्यम से हुए हैं और वो ट्रांजेक्शन लाखों में है। तो इस तरीके से भी धर्मांतरण के जैसे मामले हैं, वहां पर भी जो पेमेंट मुहैया किया गया वो पेमेंट इन पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया गया। ऑनलाइन पेमेंट के साथ साथ पेमेंट गेटवे का भी खूब जबरदस्त तरीके से प्रयोग किया गया। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें इस तरीके का प्रयोग हो रहा है और इसीलिए इसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। इसके लिए किस तरीके की व्यवस्था हो, किस तरीके का सिस्टम हो, ये अपने आप में बनाना और इसको एग्जीक्यूट करना, ये भारत सरकार के लिए भी एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि जब कोई गतिविधि होती है उसका जब उसको एड्रेस किया जाता है, जब पकड़ा जाता है, तब ये सारा चेन खुल के सामने आता है कि किस किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की गई, मनी हॉपिंग की गई, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजा गया। लेकिन उससे पहले इसको रोका जा सके, घटना होने से पहले इसको पकड़ा जा सके, ये एक चैलेंज जरूर है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके की ये रिपोर्ट्स आएंगी, इन रिपोर्ट्स के माध्यम से ही ये सारी चीजें साफ हो सकती हैं, क्लियरिफाई हो सकती हैं कि क्या क्या नए जो तरीके हैं वो जो टेररिस्ट हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ साथ इलीगल एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो अंडरवर्ल्ड के लोग हो या फिर अदर दूसरे लोग हो, वो लोग भी किस तरीके से इन एक्टिविटीज को, इन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को, डिजिटल इंडिया जिसको हम कहते हैं, उसको भी प्रयोग कर रहे हैं, उसका प्रयोग वहां भी हो रहा है। बिल्कुल, और उनको कैसे रोका जाए, ये सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। और वेदभूषण जी, सवाल ये है कि सरकार के सामने चैलेंज है, एक तरफ तो जो पेमेंट गेटवेज है उनको स्क्रूटनाइज करना, दूसरी तरफ जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, सवाल ये है कि अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म्स विस्फोटक वो अपने प्लेटफॉर्म पर बेचते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। वेदभूषण जी, देखिए लावण्य जी, बिल्कुल भारत सरकार हर तरह से कोशिश करती है, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, तमाम जो इंटेलिजेंस के जो इनपुट्स होते हैं तमाम पर निगाह रखी जाती है। उसके बावजूद भी ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो चुका है, अक्रॉस वर्ल्ड हो चुका है कि इसको चेक करना तमाम एजेंसीज के लिए मुश्किल है, ना केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि अमेरिका जैसे कंट्रीज को इसको टैकल करने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। परंतु हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है, बहुत सारे जो इंटरनल हमारे जो देश के अंदर मुस्लिम एक कम्युनिटी जो बैठी हुई है, बिल्कुल मैं खुलकर बोल रहा हूँ आपके चैनल पर, वो तमाम इस चीजों पर लगी हुई है कि कैसे इस देश को डिस्टेबलाइज करा जाए और बड़ी मात्रा के अंदर ये पैसा आता है। अभी आप तो बहुत पुराने केस की पुलवामा की बात कर रहे हैं, अभी जल्दी में एनआईए की एक रिपोर्ट आएगी, उसके अंदर देखना किस तरह से पुलवामा के अंदर एक जो तमाम चीजें की गई, किस तरह से हिंदुओं को 26 हिंदुओं को चुन चुन कर वहां मारा गया, तो वो बहुत सेंसिटिव होगी, बहुत खतरनाक होगी, पूरा हिंदुस्तान चौंक जाएगा। अभी उस तरह की चीजें अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, परंतु कोई भी आतंकी फ्री में काम नहीं करता, वो अपनी जान जोखिम में लगाकर इस तरह की एक्टिविटीज करता है, तो उसके पीछे बहुत सारी फंडिंग होती है, बहुत सारी और बहुत बड़ी फंडिंग होती है। और इसमें तो 131 पेजों की ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट से धीरे धीरे बहुत सारे अहम खुलासे होने वाले हैं। वेदभूषण जी, आप हमारे साथ बने रहिए। रजत, थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया। इस बीच हमारे साथ जम्मू कश्मीर से मेरे सहयोगी रोहिल भी जुड़ चुके हैं। रोहिल, ये बहुत बड़ी अपने आप में खबर हो जाती है कि पुलवामा अटैक में भी जिन एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हुआ उसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मंगाया गया, पेपाल से उसका भुगतान किया गया, यानी जो फंडिंग का तरीका है और जो एक्सप्लोजन्स हैं उनको प्राप्त करने का तरीका है, यानी सब कुछ अब डिजिटल हो रहा है। डिजिटल दुनिया में आतंकी भी अब पीछे नहीं है और ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, खासतौर से भारत जैसे देशों के लिए, भारत जैसे देश के लिए जो हमेशा से आतंकियों के निशाने पर है।
रोहिल। जी बिल्कुल लावनी, देखिए जिस तरीके से जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का रिपोर्ट आया है, बड़ा चौंका देने वाला रिपोर्ट है, क्योंकि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में ये अफवाहें जो है वो उठ रही थी, लेकिन आज वो अफवाहें पूरी तरीके से सच साबित हुई है। क्योंकि जो पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 को, जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान जो है उनकी शहादत हुई थी, तो पूरी तरीके से उसमें जो एक्सप्लोजिव जो है वो इस्तेमाल हुआ था, वो ऑनलाइन जो है ऑर्डर किया गया था, अमेजन से बताया जा रहा है ऑर्डर किया गया था, और उसमें खासतौर से जो वीपीएन के जरिए जो पेपाल अकाउंट है वहां से ट्रांसफर जो है पैसे वो हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये चौंका देने वाला मामला जो है सामने आया है। लेकिन मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जो अमेजन की कंपनी है उस पर कई बार इस तरीके के आरोप जो है लगे हैं, लेकिन आज जो रिपोर्ट सामने आया है उसमें पूरी तरीके से जो है ये जानकारी दी गई कि जो अल्युमिनियम पाउडर है जो कि एक्सप्लोजिव बनाने में एक अहम रोल जो है वो अदा करता है, उस अल्युमिनियम पाउडर को इस अमेजन से खरीदा गया था। और पूरी तरीके से ये भी जानकारी आ रही है, जो इनकी तरफ से FATF जो संगठन है जो पूरी ग्लोबली जो है टेरर फंडिंग को देखता है, इन मामलों को पूरी तरीके से नजदीकी से जांच पड़ताल करके देखता है, उनका ये भी मानना है कि कई जो कंट्रीज है कई कंट्री से इन आतंकियों को एक तो पैसे मिलते हैं, एक तो हथियार काफी ज्यादा गोलाबारूद जो है वो मिलता है, और पूरी तरीके से चौंका देने वाला मामला जो है आज सामने आया है। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि आने वाले दिनों में और कुछ अहम बातों का खुलासा जो है लावनी हो सकता है, और अहम बातों का खुलासा होगा। यहाँ पे वेदभूषण जी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जैसा कि अभी रोहिल भी बता रहे हो और ये खबर भी है कि एल्युमिनियम पाउडर जैसी चीज़ों का जो कि इस्तेमाल होते हैं एक्सप्लोसिव बनाने में, उनको अगर ऑनलाइन बिक्री उनकी होती है तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। क्या आपको लगता है कि ऐसी चीज़ों की बिक्री पर एक वैश्विक एक नियम होना चाहिए, एक दिशा निर्देश तैयार किया जाना चाहिए कि किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वो चीज़ें नहीं जुड़ेंगी जिससे कुछ भी खतरा हो, खासतौर से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो खतरा हो? क्या ये पॉसिबल है वेदभूषण जी? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। आप देखिए जिस तरह तेजाब बेचा जाता था, पहले आम आदमी तेजाब लेकर आता था, लड़कियों के मुंह पर फेंक दिया जाता था और तमाम जो केमिकल्स हैं उनका मिसयूज किया जाता था। पर भारत सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, उनके तहत ये तमाम नियम कायदे तय किए गए कि किस तरह से तेजाब की सेल की जाएगी, किस तरह से लाइसेंस दिए जाएंगे। उसी तरह से एल्यूमिनियम पाउडर या जो भी विस्फोटक सामग्री को बनाने के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट चाहे पोटेशियम है चाहे और दूसरे केमिकल्स हैं, उसके लिए इस तरह के नियम बनाने की जरूरत है, बल्कि सख्त नियम बनाने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की चीजों का जो उग्रवाद की जो मिसयूज किया जाता है, उस तरह से बम विस्फोट बनाए जाते हैं, तमाम तरह की तैयारियां की जाती हैं, उस पर कैसे चेक लगाया जाए, ये भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। परंतु आने वाले टाइम में आप देखेंगे तमाम सरकारें इस बारे में भी एक संज्ञान लेंगी और बहुत सख्त कानून बनाए जाएंगे। मैंने अभी इस लाइव बुलेटिन में ही मैंने अभी अपना फोन लिया और मैं फ्लिपकार्ट मैंने ओपन कर रखा है और इसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत आपत्तिजनक है, और ये भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और इस पर भी बहुत सारी ऐसी चीजों की बिक्री हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि सभी के लिए एक वैश्विक नियम होना चाहिए? क्योंकि अभी हम अमेजॉन की बात कर रहे हैं, दूसरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को मैं अभी लाइव ही चेक कर रही हूं, तो क्या ऐसी चीजों के लिए जरूरी है नियम? और अगर नियम बनेगा तो वैश्विक रूप से वो नियम कैसे बन सकता है? क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो आर्थिकी बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। ऑनलाइन जो अर्थव्यवस्था है वो अपने आप में बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, क्या इस पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा वेदभूषण जी? हाँ बिल्कुल, इसका नुकसान न केवल भारत को होगा, पूरे वर्ल्ड को होगा। तो इसलिए ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये जो ई प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है जिस पर पूरा दुनिया आज बिजनेस करती है, व्यापार करती है, वर्ल्ड इज वन जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम कैसे एड्रेस करें, ये हमारे हिंदुस्तान के लिए नहीं, अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना सभी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है कि कैसे हम इस तमाम चीजों को रोक पाएं, जो इस तरह की एक्टिविटीज पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड जो हो रही हैं वो ना हो पाए। उसके लिए तमाम कोशिशें लगातार की जाती रही हैं और ज्यादा की जाएंगी, जिस तरह से इनका मिसयूज ना किया जा सके और किसी भी देश की संप्रभुता और उसकी इंटीग्रिटी और उसकी सुरक्षा हम लोग बहाल कर सके। बिल्कुल, ये जरूरी है कि कुछ नॉर्म्स बने और किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा वो पूरी तरह से सुनिश्चित हो, इसलिए जरूरी है कि वैश्विक स्तर पर खुलकर इसके लिए दिशा निर्देश बने। थैंक यू सो मच वेदभूषण जी, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच रोहिल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, अगर उस पर विस्फोटक
सामग्री मिलती है, अगर पेपाल जैसे गेटवे पेमेंट गेटवे से अगर पे किया जाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है भारत सरकार के लिए भी और खास तौर से उन देशों के लिए भी जो हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है, जैसा कि अभी वेदभूषण जी भी बोल रहे थे, जरूरी है कि एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसी बॉडी तैयार की जाए जो ये स्क्रूटनाइज करे कि आखिर ये पैसे, ये फंडिंग कैसे हो रही है, कहां से आ रही है, और साथ ही साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी स्क्रूटनाइज किया जाए, उन चीजों को पूरी तरह से पाबंद किया जाए जो देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। तो ये बात अब उस फिल्म की होगी जो न सिर्फ लव जिहाद के नैरेटिव को सामान्य करने की कोशिश कर रही है, बल्कि जानबूझकर हिंदू आस्था, हिंदू प्रतीकों का सीधे तौर पर अपमान कर रही है, उन्हें निशाना बना रही है। हम बात कर रहे हैं मलयालम फिल्म JSK यानी जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की, जिसमें एक हिंदू लड़की के साथ रेप की कहानी है, लेकिन न्याय की लड़ाई में नायक बनते हैं एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन पात्र। और यही नहीं, फिल्म में पीड़िता का नाम जानकी रखा गया है, जो सीधे माता सीता से जुड़ा नाम है। सवाल उठता है कि क्या यह संयोग है या एक सोची समझी गढ़ी गई सांस्कृतिक कड़ी है, सांस्कृतिक प्रहार है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस फिल्म में केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने भी भूमिका निभाई है। क्या वो भी वामपंथी नैरेटिव का हिस्सा बन चुके हैं? सेंसर बोर्ड ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन निर्माता अब कोर्ट में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए तो क्या अब फिल्में हिंदू संस्कृति के प्रतीकों के साथ खिलवाड़ का माध्यम बन रही हैं? क्या यह सिर्फ एक फिल्म है या फिर इसके पीछे छिपा हुआ है एक भारत विरोधी एजेंडा? देखिए हमारी आज की ये खास रिपोर्ट। जब द केरला स्टोरी ने केरल की धरती पर पल रहे लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंक की सच्चाई को सामने लाया तो कुछ सेकुलरवाद के नकली ठेकेदारों की नींद उड़ गई। अब उसी सच पर पर्दा डालने के लिए एक फिल्म बनी है और इस फिल्म का नाम है जानकी बनाम स्टेट ऑफ केरल यानी JSK। एक ऐसी फिल्म जो न सिर्फ हिंदू समाज की पीड़ा का मजाक उड़ाती है, बल्कि मुस्लिम जिहादियों को हीरो बनाकर पेश करती है और लव जिहाद को प्रमोट करती है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि जब एक हिंदू लड़की को सिस्टम प्रताड़ित करता है तो उसे बचाने आता है एक मुसलमान। अब तक इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, लेकिन फिल्म को अभी केंद्रीय सर्टिफिकेशन बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिला है। CBFC ने इस फिल्म के टाइटल और जानकी नाम के पात्र का नाम बदलने की मांग प्रोड्यूसरों से की। बस इतने से बदलाव की मांग को वामपंथियों ने मुद्दा बना दिया और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हवाला देते हुए कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने CBFC को ही कटघरे में खड़ा किया और सवालों की बौछार की। केरल हाईकोर्ट ने CBFC से ऐसे ऐसे सवाल पूछे जो आज तक कभी किसी से पूछे ही नहीं गए। अदालत ने सवाल किया कि क्या अब हम कलाकारों को यह बताएंगे कि उन्हें क्या नाम रखना चाहिए। जस्टिस नागरेश ने अपने मौखिक आदेश में कहा है कि आपको स्पष्ट रूप से जवाब देना होगा कि जानकी नाम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि CBFC ने फिल्म को यह कहते हुए प्रदर्शित करने की मंजूरी नहीं दी क्योंकि फिल्म में माता सीता के नाम जानकी का इस्तेमाल किया गया है। CBFC ने कहा कि ऐसे किरदार के चित्रण के लिए किसी देवी के नाम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसे नाम धार्मिक भावनाओं से जुड़े होते हैं और आप इन्हें इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या यह सच नहीं कि केरल की लड़कियां कब और कैसे ISIS में भर्ती हो गई? कैसे लव जिहाद के नाम पर हजारों हिंदू और ईसाई लड़कियों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराया गया? इस पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। लेकिन अब जानकी बनाम स्टेट ऑफ केरल जैसी फिल्में सेकुलरिज्म की आड़ में कट्टरपंथियों की छवि सुधारने का एजेंडा चला रही है। हिंदू लड़कियों के आंसू, दर्द और बलिदान की कहानी को दबाया जा रहा है और उन युवकों को मसीहा बनाकर पेश किया जा रहा है जिन्होंने लव जिहाद जैसे अपराध को अंजाम दिया है। क्या भूल गए वो हकीकत जब केरल से सैकड़ों लड़कियां गायब हो गई थी, जिनमें से कई बाद में ISIS के कैंपों में मिली थी? क्या ये कोई फिल्मी कल्पना थी या उन माँ बाप का सच्चा दुख
जो आज भी अपनी बेटियों की तलाश में दर दर भटक रही है। सवाल ये है, क्या बॉलीवुड और केरल की वामपंथी लॉबी मिलकर देश में एक झूठा नैरेटिव गढ़ रही है? क्या ये जानबूझकर किया जाने वाला प्रयास है ताकि लव जिहाद जैसे गंभीर खतरे को फिल्मी सहानुभूति की चादर से ढक दिया जाए? ये कोई सामान्य फिल्म नहीं है, ये हिंदू अस्मिता पर हमला है। ये केरल की बेटियों की सच्चाई को दबाने की कोशिश है। सवाल पूछना जरूरी है, क्या अब सिनेमा का इस्तेमाल भी जिहाद को जायज ठहराने में होगा? कब तक हिंदू भावनाओं से खिलवाड़ होता रहेगा और हम चुपचाप देखते रहेंगे? हिंदुओं की मांग है, ये फिल्म किसी भी कीमत पर रिलीज नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से वामपंथी षड्यंत्र चल रहा है और दूसरी तरफ एक षड्यंत्र और चल रहा है। एक तरफ फिल्मों के माध्यम से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, दूसरी तरफ किस तरह से उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सावन के पवित्र महीने में कावड़ का कितना महत्वपूर्ण कावड़ अंश माना जाता है, कावड़ यात्रा कितनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन इसी कावड़ यात्रा पर जिहादी नजरें टिकी हुई हैं और इन जिहादी नजरों पर, इन जिहादियों पर स्यूडो सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करने वाले लोग मौन साधना में हैं। सड़कों पर भोले के भक्त बोल बम के जयकारे लगाते हैं और तब हर हिंदू का दिल श्रद्धा से भर उठता है। लेकिन उसी आस्था को अपमानित करने की साजिश हो रही है और वो भी कावड़ यात्रा जैसे महापर्व के दौरान। तो ये सिर्फ निंदनीय नहीं बल्कि राष्ट्र धर्म पर हमला है। आज उन चेहरों को हम आपके सामने रखने वाले हैं जो सावन में भी आस्था की शक्ति से कांपते हैं और फिर उसे अपवित्र करने की हिम्मत करते हैं। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा जोरों पर है। आस्था का महासागर हरिद्वार से निकलकर देश के कोने कोने तक फैलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी आस्था के बीच कुछ ऐसे चेहरे निकल रहे हैं जिनकी मंशा न केवल कावड़ यात्रा को बदनाम करने की है बल्कि हिंदू धर्म के प्रति नफरत का जहर फैलाने की भी है। मुजफ्फरनगर का मामला इसी साजिश का सबसे बड़ा सबूत है। यहां एक ढाबे पर भोजन में प्याज परोस दिया गया। कावड़ियों ने इसका विरोध किया, लेकिन ये यहीं खत्म नहीं हुआ। इससे भी बड़ा हमला हुआ जब एक जिहादी ने कावड़ पर, पवित्र कावड़ पर थूक दिया। जी हां, एक जिहादी मानसिकता से भरे मोहम्मद उस्मान नाम के युवक ने महिला कावड़ियों को निशाना बनाया और पवित्र कावड़ पर थूक दिया। इन हरकतों को देखते हुए हिंदू महासभा ने कावड़ रूट पर मैं हिंदू हूं वाले पोस्टर दुकानों पर लगाने शुरू कर दिए। सुभाषनगर, बरेली जैसे इलाकों में पोस्टर चिपकाए गए ताकि कौन श्रद्धा में सहभागी है और कौन अवसर देखकर जहर घोलना चाहता है, इसका फर्क आसानी से किया जा सके। साथ ही प्रशासन द्वारा भी कमिश्नरी सभागार में बैठक होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हवाई सर्वेक्षण करते हैं। खास तौर पर जो कावड़ रूट है उस पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया है। निर्देश दिया है कि कावड़ियों की पवित्रता किसी भी हाल में भंग नहीं होनी चाहिए। स्वच्छता, सुरक्षा और कावड़ यात्रा की गरिमा से कोई समझौता नहीं होगा और सीधी चेतावनी दी गई है कावड़ यात्रा को अपवित्र करने की कोशिश करने वालों पर। यह कहा गया कि अगर किसी ने भी इस पवित्र यात्रा को अपवित्र करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जब एक पवित्र यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर हिंदू सभागारों को इतनी सख्ती और पैरवी दिखानी पड़े तो समझ जाइए कि पवित्र कावड़ यात्रा भी जिहादियों के टारगेट पर है। और यही वजह है कि नाम छिपाकर जो लोग अपनी पहचान छिपाकर इस रूट पर दुकान चला रहे हैं, ढाबा चला रहे हैं, वो साधारण नहीं है। वो एक ऐसे षड्यंत्रकारी हैं जिनके लिए एक एजेंडा है, वो है गजवाए हिंद। और यही वजह है कि हमारी पवित्र यात्राओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है।
लेकिन अब न केवल सरकार बल्कि संत समाज भी जाग चुका है। संत समाज ने भी साफ तौर पर यह कह दिया है कि ऐसे किसी भी जिहादी को बख्शा नहीं जाएगा और इसीलिए पहचान प्रक्रिया शुरू की गई है, सत्यापन प्रक्रिया। खुद अब संत बाहर निकल रहे हैं, हिंदू संगठन बाहर निकल रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, नाम पता पहचान करके बकायदा जो हिंदू दुकानें हैं वहां पर मैं हिंदू हूं के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। स्वामी यशवीर ऐसे दुकानदारों को, जो हिंदू दुकानदार हैं, उन्हें वराह अवतार का चित्र दे रहे हैं, भगवा झंडा दे रहे हैं, ताकि जो कांवड़िए इस मार्ग पर जाए उनको किसी भी तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं हो और वो अपनी पवित्रता को बरकरार रखते हुए सिर्फ और सिर्फ ऐसे ढाबों से, ऐसे दुकानों से सामान ले जो हिंदुओं की हो, क्योंकि हिंदू आस्था पर जिहादियों की नजर है और उससे भी ज्यादा खतरनाक इन जिहादियों की इस कुकृत्य पर सेकुलरिज्म की झंडा बरदारी करने वालों की मौन साधना। न अखिलेश यादव, न अरविंद केजरीवाल, न ममता बनर्जी, ना ही राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, किसी ने भी मोहम्मद उस्मान, जिसने महिला कांवड़िए की कांवड़ पर थूका था, उसे लेकर कोई प्रतिक्रिया दी, बल्कि सेक्युलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए ही नजर आए। यानी सवाल एक बार फिर से इनकी मंशा पर और खतरा मंडरा रहा है हिंदू आस्था पर। अभी ज्यादा समय नहीं बीता, अभी आपको याद होगा कि किस तरीके से मुहर्रम के नाम पर हुड़दंग की तस्वीरें सामने आई थी। डीजे को लेकर, कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने को लेकर जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, मुहर्रम में डीजे के चलते एक बुजुर्ग महिला की मौत हो जाती है, उस पर मौन साधना कर लेते हैं। यानी साफ तौर पर सिलेक्टिव अप्रोच यहां पर नजर आता है, साफ तौर पर नजर आता है कि तुष्टीकरण के लिए ये राजनेता, ये राजनीतिक पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन जब हिंदू आस्था की बात आती है तो वहां पर मौन साधना हो जाती है। और इसीलिए हिंदुओं को अपनी आस्था की, अपने अस्तित्व की सुरक्षा स्वयं करनी होगी, स्वयं उठ खड़े होना होगा, अन्यथा ऐसे लोग, ऐसे नेता जो लगातार सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो हर बार हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाते रहेंगे, हर बार हिंदुओं को प्रताड़ित करते रहेंगे। और आइए अब हम जनमत के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, यानी समय अब गुड न्यूज का है, पॉजिटिव न्यूज का है। तो आज की पॉजिटिव न्यूज, आज की गुड न्यूज बेहद खास है। करगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ से पहले भारतीय सेना ने इतिहास और श्रद्धांजलि का एक अनूठा संगम रचा है। दरअसल 7 जुलाई 2025 को लद्दाख के द्रास सेक्टर स्थित गन हिल पॉइंट नंबर 5140 तक सेना के 87 वीर सैनिकों ने कठिन चढ़ाई पूरी की है, जिनमें 10 आर्टिलरी यूनिट्स के 20 गनर्स भी शामिल थे। ये वही यूनिट्स हैं जिन्होंने 1999 के करगिल युद्ध में इस चोटी पर कब्जा करके भारत की विजय की पटकथा लिखी थी। गन हिल, जिसे 2023 में औपचारिक रूप से समर्पित किया गया, आज भारतीय तोपखाने की गौरव गाथा का प्रतीक है। ये चढ़ाई सिर्फ एक पर्वतारोहण नहीं है, बल्कि वीरों के बलिदान और साहस की श्रद्धांजलि थी। इस ऐतिहासिक यात्रा में
2 कारगिल युद्ध के योद्धा भी शामिल हुए। कर्नल राजेश अधाऊ, जो उस समय 13 JK राइफल्स के मेडिकल ऑफिसर थे, और सूबेदार केवल सिंह, सेना मेडल से सम्मानित जांबाज। दोनों ने ही अपने अनुभव साझा किए, जिससे मौजूद जवानों के दिलों में जोश और सम्मान की भावना भर दी। इस अभियान ने साबित किया है कि वीरता सिर्फ युद्ध में नहीं होती, स्मृति में भी जीवित रहती है। गन हिल पर हर कदम, हर सांस कारगिल के बलिदानियों को नमन था। ये तस्वीरें अपने आप में बताती है कि साहस, शौर्य और जज्बे की यह अमर कथा हमेशा के लिए अमर क्यों है। गन हिल पर गन हिल यात्रा की वीरता की ये अमर गाथा भी इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो चुकी है। और चलिए इसी के साथ जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।